जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एस जयशंकर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली पार्टिसिपेट किए, जिसमें अमेरिका की तरफ से एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी की तरफ से वहां के जो एम्बेसडर है वो म्यूनिक सिटी में, जर्मन के म्यूनिक सिटी में वहां मिलते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 1963 में स्टार्ट हुआ था और ये 60वां कॉन्फ्रेंस था जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन सवाल इतना नहीं है, सवाल इतना ये है कि जब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर से मॉडरेटर जब क्वेश्चन पूछते हैं, इवन की रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इजराइल हमास वॉर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और फाइनली जब पूछा जाता है खासकर रशिया से आप ऑयल खरीद रहे हो, जो रशिया यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, आप उनसे तेल खरीद रहे हो, तो यहाँ पर एस जयशंकर का जो जवाब है, मैं चाहता हूँ पहले आप वो ना वीडियो देख लीजिए। आप पढ़ने से अच्छा है कि अच्छा आप छोटी सी क्लिप देखिए। India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want whenever you want? Okay, first of all, I mean, you're sitting next to each other. No, so. first of all, delighted to be here. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look. सो फाइनली यहाँ पर ये कहा गया कि आई एम स्मार्ट इनफ टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मतलब जो भी खासकर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इवन की जो लोग तैयारी भी करते होंगे यूपीएससी या डिफरेंट एग्जाम्स का, उनके लिए भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट डॉक्टर एस जयशंकर को सुनना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरुआत से बात करते हैं। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 60वां जो सेशन था, ये बेसिकली फरवरी 16 से लेकर 18 तक ये, यानी कि आज भी ये है। आज कुछ और नई बातें निकल के आ सकती है, लेकिन कल जो बातें जो निकल के आई उसके बिहाफ में यहाँ पर जो डिस्कशन है उसके कुछ ब्रीफली कुछ पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो बेसिकली 1963 में स्टार्ट हुआ था, जिसे इन शॉर्ट हम डेवोस ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ये एक एनुअल इंटरनेशनल फोरम है जिसमें बेसिकली डिस्कस किया जाता है क्रिटिकल सिक्योरिटी को लेकर, कैसे एड्रेस करनी है, इवन की फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को लेकर। मेन पर्पस अगर इस कॉन्फ्रेंस का देखे तो ये बेसिकली एक डायलॉग और डिबेट को फैसिलिटेट करता है अमंग पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। सो इस कॉन्फ्रेंस में जब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जब जवाब दे रहे थे तो उस टाइम में यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन प्रेजेंट थे, इवन की जर्मन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एनालिना बेयरबॉक ये भी प्रेजेंट थे, और एस जयशंकर और मॉडरेटर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन था आपका बेसिकली रशिया और वॉशिंग यानी कि यूएसए के बीच रिलेशनशिप को बैलेंस करने को लेकर, बायलैटरल रिलेशनशिप, दो ग्लोबल पावर के बीच में डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ जो देखा जा रहा है एस्केलेट को लेकर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इन ब्रीफली आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर जो सवाल था ये था कि आज के टाइम में जो भारत है वो एक समय था नेहरू के टाइम में जब भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता था, के प्रिंसिपल पर बेस्ड था कि किसी भी हम पोल में या किसी पोल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज के टाइम में वो भारत नॉन अलाइनमेंट से लेकर ऑल अलाइनमेंट कैसे बन गया? तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ये रिप्लाई करते हैं, इज दैट अ प्रॉब्लम? व्हाई शुड दैट बी ए प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पर ना जो बेसिकली छोटे स्क्रिप्ट आपने सुना भी होगा, डॉक्टर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है यहाँ पर? अगर हमारे पास में मल्टीपल्स ऑप्शंस है ये तो अच्छी बात है ना, यू शुड बी एडमायरिंग मी, ये तो अच्छी बात है कि आप हमें एडमायर करो। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी देश को इससे प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। और इसे एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे देश है जो कि डिफरेंट पुल्स एंड प्रेशर में जी रहे हैं कि कौन से पोल का हिस्सा बने, यूएसए पोल का हिस्सा बने, रशिया पोल का हिस्सा बने, या फिर चाइना एक अलग ही पावरफुल कंट्री बन के निकल रहा है इसका हिस्सा बने। आज के लोग प्रेशर में जी रहे हैं, आज के देश प्रेशर में जी रहे हैं, इवन के लोग भी प्रेशर में जी रहे हैं, कोई गलत नहीं है। सो इस टाइम में इट्स अ वेरी हार्ड टू हैव दैट
डायमेंशनल रिलेशनशिप जो एक समय हुआ करता था कि एक ही डायमेंशनल, एक ही पोलर होना चाहिए, ये आज के टाइम में इम्पॉसिबल है। इवन कि जब रसिया यूक्रेन वॉर के जब बारे में पूछा गया तो इसमें एक ना जो डिप्लोमेटिक जो आंसर होना चाहिए ना, वो चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स स्टेटमेंट दिए, खासकर रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, कि हम लोग आज से नहीं, हम लोग हमेशा से खासकर कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट में है। जो भारत हमेशा डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पर बिलीव करता है, इवन की वायलेंस को रोकने पर बिलीव करता है अर्जेंट बेसिस पर, और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ये बात आज भी बोल रहे हैं, पहले भी हमने कहा है। इवन कि इजराइल हमास वॉर के जब बारे में पूछा गया तो इसमें पैलेस्टीन का भी इशू यहाँ पे इंक्लूड था, तो इसको हम इंक्लूड करके भी यहाँ बोलेंगे। तो शुरुआत में यहाँ पर ये कहा कि हमने डिकेड से ये सेम चीजें बोलते आ रहे कि हम लोग टू स्टेट सॉल्यूशंस को हम लोग मानते हैं। जो टू स्टेट सॉल्यूशंस की जब बात करते हैं, यानी कि पैलेस्टीन के लिए अलग, इजराइल के लिए अलग, इस पे कोई दो मत नहीं है। कल भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है। और इवन ये भी कहा जाता है कि जब रिसेंटली यहाँ पर वोटिंग हुई तो यूएनजीए में, तो बहुत सारे ऐसे देश है जो टू स्टेट सॉल्यूशन के सपोर्ट में आए, कुछ ही ऐसे देश थे जो सपोर्ट में नहीं आए। तो ये भी बात यहाँ पर निकल के आती है। इवन की डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया का पोजीशंस को क्लैरिफाई करते हुए ये कहते हैं कि हमने खासकर इजराइल पैलेस्टीन के इशू को हम लोग 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पॉइंट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट ये है कि जिस तरीके से आज के टाइम में 7 अक्टूबर के दिन में इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, ये एक टेररिज्म एक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे कुछ लोग टेररिज्म कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ये बात में सबसे पहले क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये बोला गया सेकंड पॉइंट में कि इजराइल इसके लिए रिटेलिएट किया, लेकिन इजराइल को यहाँ पर केयरफुल होना चाहिए, खासकर सिविलियन कैजुअलिटीज को मद्देनजर रखते हुए। तो इस बात पर भी फोकस किया गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है खासकर ह्यूमैनिटेरियन लॉ को लेकर, इसे इजराइल को अवॉइड करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। इस बात पर ही फोकस किया गया। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे ये बोला गया कि जो भी हॉस्टेजेस हैं, इजराइल के लोग जो फंसे हुए गाजा में, इसे रिटर्न करना चाहिए। इस बात पर भी फोकस किया गया। चौथे पॉइंट पे यहाँ पे ये बोला गया कि गाजा में आज के टाइम में जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, जो रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है, इसे एक टाइम रफा जो बॉर्डर था उसे क्लोज कर दिया गया था। इस पे भी यहाँ पे बोला गया कि नीड फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर टू प्रोवाइड रिलीफ, इस पे भी फोकस किया गया। मतलब जो चीजें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के लिए है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लिए, वो बातें यहाँ पर साफ साफ डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तो हद तो तब हो गई जब यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि इंडिया ओनली अपने बेनिफिट सोचता है, इंडिया ओनली कुछ भी हो, वॉर की कंडीशन हो, अपनी वो बेसिकली बेनिफिट ट्रांजेक्शंस वो देखता है। तो इसमें यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हैं, शुरुआत में कहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रिलेशनशिप हैव डिफरेंट हिस्ट्रीज। ऐसी लाइन ना आप जैसे यूपीएससी मेंस लिखते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, जो लोग खासकर यूपीएससी तैयारी करते होंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जवाब देते हैं यहाँ पर कि आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि वी आर प्योरली अनसेंटिमेंटली ट्रांजेक्शनल। और यहाँ पे इसे क्लैरिफाई करते हुए कहते हैं कि वी बिलीव इन थिंग्स, वी शेयर थिंग्स एंड वी एग्री ऑन सेम थिंग्स। ओनली बेनिफिट्स के लिए और प्रॉफिट्स के लिए हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। और किसी दो कंट्री अगर वॉर में इन्वॉल्व है तो किसी एक देश के साथ में अगर ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। उस देश के साथ में यहाँ बोला जाए वी बिलीव इन थिंग्स, वी शेयर थिंग्स एंड वी एग्री ऑन सम थिंग्स। क्योंकि रसिया के मामले में हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे एक डेटा और निकल के आता है। 2023 के टाइम में रसिया जो है भारत को 35% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, ये इंपोर्ट किया, मतलब हम लोग इंपोर्ट किए, जो करीब करीब 1.7 मिलियन बैरल पर डे था। वैसे आपको बता दें कि इंडिया की रिक्वायरमेंट पर डे जो है वो 5.19 है, मतलब 20 मान के चलिए 20 बैरल मिलियन पर बैरल है एक दिन की कंजम्पशन। और उसमें 35% जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो रसिया पूरा कर रहा था। और इसी कारण जो मार्च 2023 में रसिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 2020 अप्रैल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक में पहुंच गया था। जब यहाँ पर सवाल पूछा गया नॉन वेस्ट के बारे में कि क्या इंडिया एक नॉन वेस्ट है, तो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि नॉन वेस्ट और एक होता है एंटी वेस्ट, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बिल्कुल कि इंडिया अगर नॉन वेस्ट है तो एक तरफ इंडिया यूएस के साथ में आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना रहा है, और इवन दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में जो रिलेशंस है और भी बेटर हो रहे हैं, ये बात भी बोला गया। इवन कि इस बात पे ज्यादा फोकस किया गया कि नॉन वेस्ट एंटी वेस्ट का जमाना चला गया। आज का जमाना जो है ये बेसिकली है जिस तरीके से ब्रिक्स नेशन है, जिस तरीके से G7 नेशंस है, जिस तरीके से G7 का एक बड़ा भाई G20 है। और G20 के बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये G7 था जिसमें कुछ डेवलप्ड कंट्री थे, लेकिन उसके
बाद में G20 जब आए तो उसमें वो देश भी शामिल हो गया जो बेसिकली जिनकी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी थी। तो उसमें भारत भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते कि जो 13 मेंबर एक्स्ट्रा जो इंक्लूड हुए ना, ये इसमें 5 तो ब्रिक्स के ही नेशंस हैं। हाँ, ये अलग बात है कि रसिया जो बेसिकली जी से पहले 8 था ये, लेकिन क्रीमिया को एक्वायर करने के बाद में 2014 में इसे निकाल दिया गया। लेकिन अगर मान के चले कि G20 में कि ये सारे जो ब्रिक्स नेशंस है वो तो G20 में ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पर एंटी वेस्ट और नॉन वेस्ट के जगह पर हमें ये सोचना चाहिए कि आई थिंक वी डिड आवर सर्विस टू द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, आप वर्ल्ड को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज ए ब्रिक्स के फॉर्म में, एज ए G7 की फॉर्म में या एज ए G20 की फॉर्म में। तो ये बात यहाँ पर इनके तरफ से बोला गया। सो फाइनली इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।